दोस्तों, रात के तकरीबन 8:30 बजे होंगे। अरुण अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी एक रोड किनारे झुग्गी बनी हुई थी। उसी झुग्गी के अंदर दो व्यक्ति, एक बुजुर्ग और एक महिला, को परेशान कर रहे थे। और ये सब कुछ देख करके अरुण अपनी गाड़ी रोक लेता है और गाड़ी में से उतर करके उस झुग्गी की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो दो व्यक्ति जो होते हैं, जो उन्हें परेशान कर रहे थे, अरुण को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं तो एकदम से वे उन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं वहां से। और वो बुजुर्ग व्यक्ति और वो महिला उस झुग्गी के अंदर ही रह जाते हैं। अरुण वहां पर पहुंचता है और वहां जाने के बाद जैसे बुजुर्ग व्यक्ति और उस महिला को देखता है तो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि जो महिला थी वो और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने 4 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो उसका ससुर था। क्या कारण था जो उसकी पत्नी और उसके ससुर यहाँ पर सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर उसमें रह रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम है अरुण। अरुण जिसके घर में उसके माता पिता हैं और अरुण अपने माता पिता का काफ़ी आज्ञाकारी बेटा है। अरुण जो कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी प्राप्त कर चुका है, वो एक प्राइवेट कंपनी में और अच्छे से काम किया करता है। जैसे ही अरुण नौकरी करने लगता है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो पास के ही एक गाँव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोनम होता है, उससे उसकी शादी की बात तय कर दी जाती है। सोनम देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसी वजह से जो अरुण था वो पहली नज़र में देखकर उसे पसंद कर लेता है। और ऊपर से जब उसके माता पिता ने कह दिया कि इस लड़की से शादी करनी है, तो वो उसी से शादी करने वाला था, क्योंकि वो काफ़ी आज्ञाकारी व्यक्ति था। इसके बाद अरुण और सोनम दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो सोनम होती है वो दुल्हन बन करके अरुण के घर में रहने लगती है। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे शादी को 6 महीने बीत जाते हैं तो उसके बाद सोनम को पंख लगने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि जिस तरह से औरों की पत्नियां फ़ोन रखा करती हैं, तो मुझे भी ऐसे ही फ़ोन रखना चाहिए। और इसी वजह से वो अपने पति से एक फ़ोन के लिए डिमांड करने लगती है। अब पति जैसे इस बात को सुनता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से पूछने लगता है, इस बारे में पूछता है और कहता है कि माँ, क्या मेरी पत्नी फ़ोन रख सकती है? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं उसे फ़ोन दिला सकता हूँ। लेकिन माँ के हिसाब से फ़ोन रखना बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि फ़ोन की वजह से ही ज़्यादातर महिलाएं बिगड़ जाया करती हैं और इधर उधर नैन मटक्का करने लगती हैं, अपने घर को बिगाड़ लिया करती हैं। तो इसी वजह से जो अरुण की माँ होती है वो उससे मना करने लगती है। कहती है कि बेटा तू ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा घर भी बिगड़ सकता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं, जहाँ पर महिलाओं के हाथ में फ़ोन आता है और फ़ोन के ज़रिए वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करने लगती हैं और अपने पति को छोड़ चली जाती हैं, या फिर उल्टा सीधा प्रेमी के साथ मिल करके कोई वारदात कर देती हैं और बसा बसाया घर उजड़ जाता है। ये बात सुन करके अरुण अपनी माँ की बात को मानने को तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से जाकर कह देता है कि देखो, फ़ोन की वजह से हमारा घर बिगड़ सकता है, तो इसी वजह से तुम्हें फ़ोन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये बात सोनम को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और वो कहने लगती है कि क्यों, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो आप अपनी माँ की इस बात को मान रहे हो? तो वो कहता है कि देखो सोनम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये हमारे बुजुर्ग हैं और इनको हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जीने का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो इनकी बातें तो हमें माननी चाहिए, क्योंकि हम जो बातें आज से 20 साल बाद सीखेंगे वो इन्होंने काफ़ी दिनों पहले सीख लिया है, और वो भी तजुर्बे के साथ। तो इनकी बातों को मानने में हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या बुराई है? जब घर वाले मना कर रहे हैं तो तुम क्यों फ़ोन रखना चाहती हो? इसके बाद सोनम अपने पति से नाराज़ हो जाती है और जैसे ही वो पति से नाराज़ होती है तो पति उसे धमकाने लगता है। कहता है कि अब ऐसी बातों पर भी तुम अपने और मेरे बीच में इस तरीके की बातें करोगी, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ऐसा कह करके वो उसे धक्का देता है और धक्का मारने के बाद वो वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। इधर ये बात अरुण के माता पिता को भी पता चल जाती है। तो अरुण के पिता कहने लगते हैं कि तुमने क्यों मना किया बेटे से?
कह दो ना फ़ोन रख लेने दे। लेकिन वहीं पर जो अरुण की माँ होती है वो अपने पति से कह देती है कि बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस फ़ोन की वजह से अगर मेरे बेटे का घर बिगड़ गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। इधर जो सोनम होती है, जैसे उसके पति ने उस पर डांट लगाई थी, तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वो अपनी माँ के पास फ़ोन करके उससे सारी बातें बता देती है और कहती है कि माँ, ये लोग मुझे फ़ोन नहीं रखने दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं फ़ोन लूँगी तो किसी और से बात करके ऐसा कर सकती हूँ। क्या ये इनकी अच्छी बात है? और इसने मुझे धमकाया भी। तो माँ अपनी बेटी की ओर लेती है और कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से तुम्हारे लिए फ़ोन भिजवा देती हूँ, तुम इस फ़ोन को रख लेना। तो वो कहती है कि नहीं माँ, ये लोग फिर भी नहीं मानेंगे और अगर आप वहाँ से फ़ोन भिजवा दोगी तो आप लोगों को भी खरी खोटी सुनाने लगेंगे। इसके बाद माँ कहने लगती है कि अरे ऐसे कैसे होगा, हमने कहीं तुम्हें कोई बेचा थोड़ी ना है, हमने तुम्हारी उस लड़के से शादी कराई है और तुम फ़ोन तो रख ही सकती हो। जब सभी महिलाएं ज़्यादातर फ़ोन रख सकती हैं तो तुम रख लोगी तो इसमें क्या बुराई है। इस बात को सुनकर सोनम के दिमाग में भी अलग तरीके की बातें आने लगती हैं और सोनम भी अपनी माँ से कह देती है कि माँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आज शाम को मैं उनसे बात करूँगी और बात करके आपको बताऊँगी कि आपको फ़ोन भेजना है या नहीं भेजना है। इसके बाद सोनम की जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है बेटी, तू एक बार बात कर लेना और मुझे बता देना, उसके बाद मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूँगी। ऐसा कह करके उसने फ़ोन काट दिया था और घर का फ़ोन उसने रख दिया था। अब अरुण के माता पिता को ये बात पता चल गई थी और जैसे ही शाम के समय अरुण वापस लौटता है तो वो उसे बता देते हैं बेटा बहू ने अपने मायके में फ़ोन किया है और कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, इस बार तू ऐसा करना, उसे फ़ोन दे देना, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अरुण के दिमाग में अभी तक माता पिता की वो पहली वाली बात अच्छी तरीके से बैठ गई थी और उसके बारे में उसने भी कई बातें सुन रखी थी। तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी अपनी पत्नी को फ़ोन नहीं देना चाहता था और वो चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसे ही घर के अंदर रहे और कोई भी दिक्कत ना हो। शाम के समय जैसे ही पति पत्नी कमरे में आराम करते हैं तो पत्नी एक बार फिर से अपने पति से बात छिड़ती है और कहती है कि देखिए जी, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी और आप मुझे फ़ोन दिला दीजिए, क्योंकि मैं फ़ोन के बिना अब इस घर में नहीं रह सकती। ये बात सुनकर अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अरुण अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और ऊपर से उसने फ़ोन की वजह से उसे छोड़ने की बात भी कह दी थी। अरुण पहले तो सोनम को समझाता है, लेकिन सोनम बार बार इस बात को रिपीट करने लगती है कि अगर तुमने मुझे फ़ोन नहीं दिया तो मैं इस घर को बिल्कुल भी नहीं रहूँगी इस घर में और इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी। क्योंकि उसे पता चल गया था कि इस बात को सुनने की वजह से अरुण के चेहरे पर थोड़ी बहुत तब्दीली आई है और इस बात की वजह से ही वो मुझे फ़ोन दिला सकता है। इसके बाद जब काफ़ी देर तक उन दोनों की बातें होती हैं और बातों के दौरान सोनम बिल्कुल भी नहीं मानती है, बिल्कुल नहीं समझती है, तो अरुण साफ साफ बोल देता है कि ठीक है सोनम, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बेशक से रहो, फ़ोन तो मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ, चाहे इसके लिए तुम बेशक मेरा घर छोड़कर चली जाओ। अब सोनम जब इस बात को सुनती है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वो तुरंत घर वाला फ़ोन उठाती है और अपने माँ के पास फ़ोन लगाती है और अपने भाई को वहाँ पर बुलाती है। उसका भाई माँ के कहने पर यहाँ पर आता है और अपनी बहन सोनम को रात के समय ही अपने साथ लेकर वापस से घर चला जाता है। अब जैसे ही सोनम वहाँ से अपने घर आई थी तो इसके बाद उसकी माँ और भी उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती है और कहती है कि जब तक यहाँ पर आकर नाक नहीं रगड़ेगा तब तक तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं जाना है। और हम भी तो देखें वो तुम्हें लेने के लिए कैसे नहीं आता है, अगर नहीं आएगा तो हम उस पर मुकदमा दर्ज करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी कि तरह तरह से अपनी बेटी को इतना मैनिपुलेट कर देती है कि वो अपने पति से ना चाहते हुए नफरत करने लगती है, जबकि उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार था। इसके बाद जब अरुण देखता है कि उसकी पत्नी एक छोटी सी बात, एक छोटे से फ़ोन की वजह से उससे रूठ कर चली गई है, तो वो उसे कभी भी अपने घर ना लाने का फैसला करता है और माता पिता जब उसे बहू को लाने के लिए कहते हैं तो वो उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ कोई बात नहीं, उसे वहाँ पर रहने दो कुछ दिन के लिए,
क्योंकि अगर वो फ़ोन लेकर इस घर में आई तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक बार जब उसे कह दिया तो कह दिया। अब माता पिता पहले तो उसे समझाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि बेटे ने भी जिद पकड़ रखी है तो उसके बाद वो भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। इधर सोनम अपनी माँ के घर में रहती है और वहाँ पर जो उसका पिता होता है वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि बेटी, जैसा पति कहा करता है वैसा ही तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि पिता काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समझदार है। उसे पता है कि इस तरह से तो बेटी का घर ही बिगड़ जाएगा और इसकी माँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और माँ से तो वो ज़िंदगी भर अपने आप को बचाते हुए आया था, क्योंकि माँ इसी तरीके की थी। वो कभी भी उसकी बात नहीं माना करती और अपनी मनमानी क्या करती थी। ऐसी कुछ बातें वो अपनी बेटी को सिखा रही थी, तो इसी वजह से पिता उसे समझाने लगता है। लेकिन वहीं पर माँ को पता चल जाता है कि ये उसे बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अपने पति पर चिल्ला पड़ती है और उसके बाद जो सोनम का पिता होता है वो भी चुपचाप रह जाता है और घर के अंदर ऐसे ही बैठा रहता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जब अरुण अपनी पत्नी को लेने के लिए नहीं आता है, मायके नहीं जाता है, तो उसके बाद सोनम की माँ जो होती है तलाक का केस दर्ज करा देती है। और उसके बाद जैसे ही तलाक की नोटिस अरुण के पास पहुंचती है तो अरुण को बहुत बुरा लगता है, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब सोनम को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी कोर्ट में एक दूसरे के सामने कटघरे में खड़े होते हैं और उसके बाद दोनों तलाक के लिए सहमत थे, तो जल्द से दोनों का तलाक हो जाता है। कोई भी कैसी दिक्कत नहीं होती है और तलाक होने के बाद अरुण अपने घर और सोनम जो है वो अपने घर में है और दोनों एक दूसरे से अब अलग हो चुके हैं। इसके बाद जो अरुण होता है वो सोनम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर बनाने में लग जाता है। वो अपनी माँ से बात करता है और माँ जैसा कहती है वैसे ही काम किया करता है और धीरे धीरे लगभग 4 साल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की को हासिल कर लेता है। इस बीच कई बार उसकी माँ और उसके पिता ने उससे दूसरी शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ टाइम बाद के लिए कहकर मना कर देता है और कहता है कि माँ, अभी मुझे मेंटली प्रिपेयर होना है दूसरी शादी के लिए, तो इस वजह से मुझे कुछ समय और दे दो। 4 साल बाद अरुण के पास अच्छा खासा पैसा था, रुपया था, वो गाड़ी में चला करता है और एक कंपनी के अंदर उसकी पार्टनरशिप भी थी, तो इसी वजह से वो बड़ा ही खुश था। लेकिन बार बार उसे अपनी पत्नी सोनम की याद आया करती, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार किया करता था। इसी दौरान एक दिन वो बिजनेस मीटिंग के लिए एक जगह गया हुआ था और वहाँ से आने में उसे काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। रात के समय वो अपनी गाड़ी से आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी की लाइटें एक झुग्गी पर पड़ती है, जिस झुग्गी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसको एक व्यक्ति ने पकड़ रखा था और दूसरा जो व्यक्ति था वो एक महिला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो फौरन से अरुण अपनी गाड़ी को उस झुग्गी के साइड में रोकता है और जैसे ही उतर कर उस झुग्गी की तरफ वो बढ़ता है, चलने लगता है, तो उसी दौरान जो दोनों व्यक्ति थे उन दोनों को छोड़कर जो परेशान कर रहे थे वहाँ से भाग जाते हैं। और अरुण अंदर जाता है उस झुग्गी के अंदर और उनसे पूछने लगता है कि ये कौन लोग थे और ये क्या करने आए थे। लेकिन जैसे ही अरुण गौर से उन दोनों को देखता है तो देखते ही पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। दरअसल यहाँ पर जो ये बुजुर्ग व्यक्ति था वो और कोई नहीं था बल्कि उसका ससुर था, और यहाँ पर जिस महिला के साथ वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, वो और कोई नहीं उसकी तलाकशुदा पत्नी सोनम थी, जिसने मोबाइल ना मिलने की वजह से उसे तलाक दे दिया था और अपनी माँ के कहने में ये सब कुछ उसने किया था। अब जैसे अरुण अपनी पत्नी और अपने ससुर को यहाँ पर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होने लगती है और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अरुण के जो ससुराल वाले थे वो काफ़ी अच्छे रुपए पैसे वाले थे, लेकिन आज यहाँ पर ये लोग झुग्गी बनाकर रोड के किनारे क्यों रहा करते हैं। ये बात उनके दिमाग में इधर उधर टकराने लगती है अरुण के, और वो इस बात के बारे में गहन सोच विचार करता है। लेकिन वहीं पर जैसे ही सोनम अपने पति को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। अरुण उसको रोता हुआ देखता है तो उसे चुप होने के लिए कहने लगता है और पूछता है कि आखिरकार क्या कारण है जो तुम लोग यहाँ पर झुग्गी बनाकर रहते हो। तो उसके बाद जो सोनम होती है उससे नहीं रहा जाता है और वो एकदम से अपने पति के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है
और उससे माफ़ी मांगने लगती है। अरुण अपनी पत्नी को उठाता है और उससे पूछने लगता है कि सोनम, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत इतनी ख़राब हो गई? क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारा अच्छा खासा घर था और रुपए पैसे की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। इतने बुरे दिन तो तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए थे। इसके बाद जो सोनम होती है वो तो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन तभी जो सोनम का पिता होता है यानी कि अरुण का जो ससुर था, वो उससे कहने लगता है कि बेटा, ये सब कुछ हमारे कर्मों का फल है जो हमें मिल रहा है। तो उसके बाद अरुण कहने लगता है कि बाबूजी ऐसा कैसे? तो वो बताने लगता है कि बेटा, जब तेरा और इसका तलाक हुआ था तो उस समय पर मैंने अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा समझाया था, लेकिन उसने एक नहीं मानी थी। और इसकी जो माँ थी, इसकी साथी हो गई थी। जो भी तेरा और इसका तलाक हुआ है वो इसकी माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि वो इसे उल्टा सीधा सिखाया करती थी और उसी के चलते इसने तुझे तलाक दे दिया। लेकिन तलाक के कुछ दिनों बाद ही इसकी माँ की जब मौत हो जाती है तो इसके बाद जब इसके भैया भाभी इसको परेशान करने लगते हैं तो इसे रियलाइज़ होता है कि इसने तुझे तलाक देकर बहुत ही गलत किया है। लेकिन अब परिस्थितियाँ हाथ से बिल्कुल निकल चुकी थी। तुम्हें तो वो तलाक दे चुकी थी और इसके बाद जो उसकी भाभी होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है ताकि वो घर छोड़कर चली जाए। यही बात सोनम भी करती है। जब भाभी ज़्यादा परेशान करती है तो वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और मैं बूढ़ा हो चुका था तो इसी वजह से मैं अपनी बेटी का सहारा बनने के लिए उसके साथ चल दिया। और इसी तरह से हम घूमते घूमते यहाँ पर आ गए। दिन के समय में हम मजदूरी किया करते हैं और इसी झुग्गी में रह करके अपना समय व्यतीत किया करते हैं। ये बातें सुनकर अरुण को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है कि आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, इसका कोई भी पता नहीं होता। इसके बाद अरुण को अपनी पत्नी और उसके पिता की हालत पर काफ़ी ज़्यादा तरस आता है और वो कहने लगता है कि बाबूजी देखो, अगर आपको कोई भी कैसी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी मत रहो, मैं आपके लिए किसी पक्के मकान का इंतज़ाम करा देता हूँ। लेकिन तभी जो अरुण का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा, मैं तो अपना समय जैसे तैसे करके व्यतीत कर लूँगा, लेकिन बेटी अभी जवान है और जवान बेटी को अपने साथ रखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा होगा, दो शराबी मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार करना चाहते थे और मैं उन्हें बुढ़ापे की वजह से चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था। तो तुम ऐसा करो, इसको अपने साथ ले जाओ और इसको अपने साथ रख लो, इसे माफ़ कर दो, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। लेकिन तभी अरुण इस बात को सुनकर थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है और कहता है कि बाबूजी, ऐसा तो अब नहीं हो सकता है क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। लेकिन तभी सोनम एकदम से आकर उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर में मुझे नौकरानी रख लेना और मैं तुम्हारे घर में नौकरानी का काम करती रहूँगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बस खाने के लिए रोटी और सर पर छत दे देना ताकि कोई भी मेरे साथ इस तरीके से ना कर सके। अब तक वो हालातों से लड़ कर पूरी तरीके से टूट चुकी थी और उसके अंदर का पूरा अहम पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जब अरुण देखता है कि उसकी पत्नी नौकरानी बनकर रहने के लिए तैयार है तो उसके बाद वो उससे कहता है कि ठीक है, इसके लिए मुझे पहले अपने माता पिता से बात करनी होगी कि वो तुम्हें घर के अंदर नौकरानी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा कहकर अरुण वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद अपनी माँ के पास फ़ोन मिला देता है और फ़ोन मिलाकर उन्हें पूरी की पूरी बात बता देता है। जब माँ उसकी ये बात सुनती है कि उसकी पत्नी को अकल आ गई है और वो नौकरानी बनकर भी घर के अंदर रहने के लिए तैयार है, तो वो उससे कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पत्नी को अपने साथ ला सकते हो और उसे बेशक से पत्नी का दर्जा देना, मुझे कोई भी किसी तरीके की आपत्ति नहीं है। साथ में उसके पिता को भी ले आना, क्योंकि बुढ़ापे में अब वो कहाँ घूमेगा। जब उसके बेटे ने उसकी इस टाइम पर ही कदर नहीं की तो आगे तो वो और भी बुरा टाइम आएगा, तू ही उसकी देखभाल कर लेना। ऐसा कहकर के माँ ने बेटे को आदेश दिया और बेटा अपने साथ अपनी पत्नी और उसके पिता को लेने जाता है। कहता है कि कोई बात नहीं, आप दोनों मेरे साथ चलो, आप दोनों के लिए वहाँ पर काम मिल जाएगा और आप लोग वहीं पर काम कर लेना, बदले में आपको अच्छा खाना और अच्छी तरीके से रहने के लिए जगह हम लोग दे देंगे। अरुण ने फिलहाल अपने लिए एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना रखा था जिसके अंदर वो
अपने माता पिता के साथ रहा करता था। और अब जैसे ही यहाँ पर सोनम उस घर को देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसके माता पिता मिलते हैं, लेकिन जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो सोच रही थी कि यहाँ पर अरुण की पत्नी उसे मिलेगी और वो उसको भी तो देखेगी कि उसने कैसी लड़की से शादी की है। यहाँ पर कोई भी अरुण की पत्नी नहीं थी और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब जैसे ही वो घर में आई थी तो अरुण की माँ एकदम से उसका अच्छी तरीके से स्वागत करती है और कहती है कि बेटी, तुम्हें नौकरानी की तरह नहीं, यहाँ पर महारानी की तरह रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने अब तक कोई दूसरी शादी नहीं की है और इसी वजह से अब तुम आराम से इस घर के अंदर राज करो। कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा पिता भी यहीं पर रहेगा और तुम भी यहीं पर रहना। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सोनम को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो एकदम से अपनी सास के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सास अपनी बहू को उठाकर अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटी, कोई बात नहीं है, गलतियां इंसान से हुआ करती हैं और इंसान गलतियों का तो पुतला है, तो गलती तुमसे भी हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आराम से अपने जीवन को व्यतीत करो, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल अरुण और सोनम को 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चों को पाकर वो बहुत खुश होते हैं। अरुण और सोनम के पिता और अरुण के माता पिता दोनों की सेवा किया करते हैं और अच्छे से उन्हें घर के अंदर रखा करते हैं। इसके बाद अरुण ने और भी ज़्यादा तरक्की की है और फिलहाल वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।